नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 दिसंबर 2024 को आरएससीआईटी का एग्जाम होने वाला है, परसों के रोज। और आप लोग 22 दिसंबर की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके बीच लेके आया हूँ, जो इसमें 650% समावेश है, पुराने पेपर्स है, आई लर्न है, असाइनमेंट जो होते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो पुराने पेपर में भी आए हुए हैं, आने वाले पेपर में भी इसमें से पेपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। मैं राज बात्रा मिशन राज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को समझना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी आरएससीआईटी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज सभी कंपटीशन के अंदर आरएससीआईटी ये जो क्वेश्चंस है कंप्यूटर से रिलेटेड, सभी के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं और सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। तो उन क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपन ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चनों को सही कर सके। तो आइए हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की। कुछ क्वेश्चंस है अपने पास। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ले रहे हैं, सीडी रोम और सीडी आर डब्ल्यू में क्या अंतर है। एक तो सीडी रोम और सीडी आर डब्ल्यू में मेन अंतर क्या है। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि सीडी की फुल फॉर्म क्या है, सीडी आर डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद अपन उनका आंसर सही से कर सकते हैं। तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी आर डब्ल्यू मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, रीड और राइट। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में किस तरह के ऑप्शंस आए हैं। पहला ऑप्शन अपने सामने है, वे एक जैसे हैं, बस दो अलग अलग शब्द जिनका इस्तेमाल अलग अलग निर्माताओं द्वारा किया जाता है। तो पहले ऑप्शन में अपने को पता चल रहा है कि जो फुल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ये चीज नहीं है, मतलब रीड राइट क्वेश्चंस को आंसर, जो क्वेश्चंस में आंसर छिपा होता है, तो अंतर अपने को साफ दिखेगा। दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य। तो अभी देखते हैं, सीडी रोम में सीडी आर डब्ल्यू की तुलना में अधिक जानकारी होती है। सीडी आर डब्ल्यू को लिखा जा सकता, लेकिन सीडी रोम में को केवल पढ़ा जा सकता है। मतलब सीडी रोम के अंदर, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर केवल पढ़ने का काम होता है, उसके अंदर लिखा नहीं जा सकता। मतलब रीड राइट, रीड करके राइट भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, सीडी आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू का मतलब रीड और राइट। तो इसका सीधा सा आंसर आपका डी वाला आंसर आप बिल्कुल सही कर सकते हो। इधर एक और क्वेश्चन है, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करता है। टास्क बार आइकन, नीचे टास्क बार आता है, उस पर वो प्रतिनिधित्व नहीं करता। आइकन खुद इसने बोला है जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब डेस्कटॉप के ऊपर आपको आइकन भी मिलता है, टास्क बार भी उसके नीचे आता है, डेस्कटॉप के नीचे सबसे नीचे। और कुछ फाइल जो अपन सेव करते हैं या फोल्डर बना के रखते हैं, वो सारा डेस्कटॉप पे आता है। तो इसका सही आंसर अपन मानेंगे डेस्कटॉप। वैसे ही कुछ एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेता हूं, निम्नलिखित एमएस वर्ड विकल्पों को उसके विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इंडेंट, वाटरमार्क, स्पेसिंग, इस क्वेश्चन को देखो, सम्मिलित करना है। तो इंडेंट किसके साथ सम्मिलित होगा, वाटरमार्क और स्पेसिंग। समझना, किस ऑब्जेक्ट पहला दे रखा है इसमें, पैराग्राफ के बाएं दाएं भाग में एक निश्चित मात्रा में जाएं इंडेंट। तो पैराग्राफ को दाएं या बाएं से इंडेंट करने के लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। पहला इससे क्यू से रिलेटेड रहेगा। चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान जोड़कर पैराग्राफ के बीच अंदर अंतर बदले। पृष्ठ की सामग्री के पीछे गोस्टेड टेक्स्ट डाले। वाटरमार्क, जिसे आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग संस्थान होती है, उन कोचिंगों के नोट्स जो होते हैं उनके पीछे एक नाम लिखा होता है उनका, प्रिंट आउट के पीछे की साइड, जिससे आप प्रिंट आउट भी देख सकते हो, उन कोचिंग्स का नाम भी रहता है। तो उस ऑप्शन के लिए वाटरमार्क का यूज किया जाता है। तो ये देखा है, ये वाटरमार्क आएगा पृष्ठ की सामग्री के पीछे गोस्टेड डालने के लिए,
और स्पेसिंग चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान जोड़कर पैराग्राफ के बीच अंतर बदले, मतलब पैराग्राफ स्पेस डालने के लिए पैराग्राफ के बाएं दाएं भाग में निश्चित मात्रा में जाएं, मतलब इंडेंट को पैराग्राफ दाएं और बाएं। तो इसमें पहला जो है इंडेंट, इंडेंट होगा क्यू का, सेकंड वाला होगा आर का और थर्ड वाला होगा फर्स्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो हो रहा है क्यू का और सेकंड वाला हो रहा है आर का। इस तरह से आपको मैच करना है। मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है अपने को और समझ के करना है किस तरह से आपको देखना है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके यहाँ पे एक की देखना। मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं। जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है। तो यहां पे सीधा ध्यान रखना, डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती है। डायरेक्टरी के अंदर आप किसी चीज को किसी के अंदर लेके जाओगे, फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि आप कोई भी सामान उठा के घर के अंदर जाओगे और किसी रूम के अंदर जाओगे तो वो सामान भी आपके साथ ही जाएगा। जैसे इसने बोला मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी, मतलब घर के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं। जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो ऑफकोर्स वो साथ में जाएगी। दूसरा है उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है। बिल्कुल सही है, ए और बी इसका सही आंसर है। तीसरा क्यों नहीं है सही, डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है लेकिन स्रोत फाइल स्थानांतरित नहीं होती, जबकि यह गलत है क्योंकि आप किसी भी सामान को उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मोबाइल को उठाता हूं यहां से, तो मोबाइल के अंदर जो डेटा है वो भी एक साथ इसके साथ ही जाएगा। तो स्रोत फाइल भी इसके साथ जा रही है क्योंकि ये इस स्रोत फाइलों को वहां पे छोड़ेगा नहीं। तो ये इसलिए ये गलत माना गया सी वाला। बाकी ए और बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यहां पे जो एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हो, RSCIT का जो एग्जाम आपका है, उस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। क्वेश्चंस पे वापस आऊंगा मैं कि 22 दिसंबर को जो एग्जाम हो रहा है, अभी आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है पेपर आपका, लेकिन 22 तारीख को जो आपका पेपर होगा उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज तो नए सिलेबस बेस पे होगा ये पेपर। दूसरी चीज, आपके पास एक तो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आप ओरिजिनल आधार कार्ड आप वहां पे लेके नहीं जाते हो तो आप एग्जाम से वंचित रह सकते हो। एक टाइम का एक्चुअल पूरा ध्यान रखना, 1 घंटे पहले एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको एंटर होना है वहां पे, क्योंकि फिर बाद में आपको गेट बंद कर दिया जाए। ये साफ आपके निर्देश लिखा हुआ उसके अंदर। अब कुछ लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारे जैसे न्यू स्टूडेंट होते हैं, जैसे 10th पास होते हैं या 9th 10th का एग्जाम देके वो RSCIT करते हैं, वो मार्कशीट फिल करना। अगर अभी भी आपके पास टाइम है, अगर वो मार्कशीट भरना आपको नहीं आता है तो वो मार्कशीट भरना सीख लेना। बहुत सारे बच्चे वो मार्कशीट भरने में गलती करते हैं, बाद में उनका रिजल्ट फेल का आता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको फेल होने का चांस बिल्कुल ना मिले। आप ज्यादा देखो, तैयारी कई बार क्या होता है, तैयारी अच्छी होती है लेकिन ओ मार्कशीट भरना नहीं आता तो ओ मार्कशीट की वजह से रह जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, ओ मार्कशीट भरना अच्छे से आना चाहिए, रोल नंबर साफ सुथरे भरे, 4 ऑप्शन आते हैं, 400 ऑप्शनों से एक ही ऑप्शन को भरें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बड़ा भारी, मैं RSCIT लेवल की बात करूं तो कोई RSCIT बड़ा भारी एग्जाम नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम है। 35 क्वेश्चन आपके आने हैं, मात्र 35 क्वेश्चन आपके आने हैं और 35 में से पास होने के लिए आपको 14 क्वेश्चन सही करने हैं। और मैं ये आपको दावा करता हूं कि आप 35 के 35 क्वेश्चन करके आओ, पूरे क्वेश्चन करके आओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको मैं कह रहा हूं, आप सब विवेक से अगर सही से थोड़ा सा क्वेश्चन को करोगे तो आपको 101% सफलता मिलेगी। आप यह ना सोचे कि नहीं नेगेटिव मार्किंग है, मैं एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन भर, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से फिल करना है। 1 घंटे का टाइम मिलता है, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आराम से, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आराम से आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो आसान। तो कुछ बातें ये जो मैं पेपर के बीच में आपको ये चीजें बता रहा हूँ, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कई बार होता है कि अपन जल्दबाजी में अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं, पेन नहीं लेके जाते हैं, और मार्कशीट भरना नहीं आता, इन चीज़ों की वजह से रह जाते हैं। तो अपने को वो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जानी है। चलो मैं वापस चलते हैं अपन पेज के पेपर किस क्वेश्चन के ऊपर। प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर को केबल से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का प्रयोग किया जाता है? ट्विस्ट पेयर केबल ये नहीं आती, पावर केबल काम में नहीं आती, चार्जर, आप समझदार हो। HDMI बिल्कुल सही आंसर इसका डी। HDMI केबल काम में ली जाती है प्रोजेक्टर को किससे जोड़ने के लिए? कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए HDMI केबल आती है, उसका यूज लिया जाता है। मैं एक बार इधर क्वेश्चन पे आता हूं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रयोग प्रकार नहीं है? चार्ट का प्रकार नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकली किया है एक्सेल का प्रयोग तो बिल्कुल आप सीधा सा देख लो, एरिया चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है, रेक्टेंगल ये कोई चार्ट का नाम नहीं है, ये रेक्टेंगल आप खुद समझदार हो, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आपके छूट गया, यहाँ पे देखो। MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है। तो मिनिमाइज, देखो ऑप्शन को समझना, मिनिमाइज से क्या होता है? टास्क बार के ऊपर वो आ जाता है। मैक्सिमाइज से क्या होता है? बड़ा हो जाता है, मतलब मैक्सिमाइज उसकी जूमिंग बड़ी हो जाती है। फुल स्क्रीन से पूरी स्क्रीन के ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देता है। स्प्लिट स्क्रीन, इससे क्या होता है? जितनी भी आपकी जो MS वर्ड के कई दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट जितने भी ओपन हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैं लेके चलता हूं। MOOC का मॉस का फुल फॉर्म, बिल्कुल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका सीधा सा आंसर देना है आपको। CPU निम्नलिखित दो छोटे घटकों से बना है। तो CPU को ALU और CU किससे बना है? ALU और CU, ALU और CU दो से मिलकर बना है। तो इन दो को, इनकी कई बार आपसे एग्जाम में, 2-3 पहले एग्जाम पहले हुआ था, उसमें कहीं कंपटीशन एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। ALU की फुल फॉर्म, ALU की फुल फॉर्म याद रखना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी लगी तो बताएं। कोशिश ये है कि आप लोग एक ही बार में जो भी आप पढ़ो वो सारा याद रहे। ज्यादा मैं आपको माइंडली प्रेशर नहीं डालूंगा, नॉर्मल क्वेश्चंस है, उनको किस तरह से आपको हल करना है वो चीजें देखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। आपको इसका आंसर आ गया होगा आपको अच्छे से। चलो, यदि आप किसी ईमेल संदेश के BCC बॉक्स में, अब BCC क्या है? अब यहां पे BCC क्या है? BCC के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जब आप किसी भी व्यक्ति को मेल करते तो वहां पे 3 सेक्शन ओपन होते हैं। पहला तो टू के अंदर जिस व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, उसकी ईमेल आईडी वहां पे डालनी है। दूसरा BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एक होता है CC, कार्बन कॉपी। इनकी फुल फॉर्म याद रखना। BCC की मत फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC की होती है कार्बन कॉपी। तो अपन देखें आगे। यदि आप किसी ईमेल संदेश के BCC बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। तो बिल्कुल CC जो मैंने बोला, कार्बन कॉपी, मतलब आप किसी को भेज रहे हो तो उसकी अगर उसकी ईमेल आईडी CC बॉक्स वाले में डालोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, प्राप्तकर्ता को नहीं दिखाई देता। तो इसका सीधा सा आंसर है CC, मतलब CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। देखो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील प्रदान करने की, प्रस्तुति करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा MS पावर पॉइंट। MS वर्ड नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, MS एक्सेस नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है? प्रस्तुतिकरण की जाती है, प्रस्तुतिकरण।
तो यहां से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं पावर पॉइंट से रिलेटेड, कि अगर आपके क्वेश्चंस आ जाए तो फैक्ट बोलता हूं कि इसमें आप गलती करोगे ही नहीं, बिल्कुल आप परफेक्ट सही करके आओगे, 1% भी गलती नहीं करोगे, बिल्कुल आपके आंसर गलतियों से बचने के लिए ही मैं क्लास ले रहा हूँ। क्वेश्चंस तो आपके पास मैं आपको सबको मैं व्हाट्सअप कर चुका हूँ, क्वेश्चंस किस तरह से पढ़ना है, क्वेश्चंस तो आप ये तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये दी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है पावर पॉइंट के अंदर। अगर स्लाइड शो करना है तो उसकी शॉर्टकट कीज है F5। क्या है? F5। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कीज होती है आपकी F5, बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके कि पावर पॉइंट के अंदर वर्तमान स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कीज क्या होगी, तो उसके लिए आपको करना Shift+F5। Shift+F5। अगर वर्तमान स्लाइड शो के लिए पूछ ले तो आपको Shift+F5 करना है। और अगर जनरली फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब प्रारंभ से अगर आपको स्लाइड शो करनी है और उसकी आपको पूछे तो उसकी सही आंसर आपको देना है F5। ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखना। और इसका एक्सटेंशन होता है PPTX। ध्यान रखना, इसका एक्सटेंशन पूछ ले आपसे तो PPTX। यहाँ पे मैं आपको MS वर्ड का भी बता देता हूँ। MS वर्ड का होता है DOCX और एक्सेल का होता है XLSX। ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये तीनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है। Shift+F5, F5, PPTX, .docx, .xlxx। तो इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस तरह से बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। चलो, पावर पॉइंट से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन थे, मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा और इनका भी अपन करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, मेमोरी की इकाई को टीबी, केबी, जीबी, एमबी को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे अपने इसमें दिया है टीबी, जीबी, एमबी, केबी। तो सबसे छोटी जो होती है वो केबी होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है अपनी केबी। केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। क्या होगी? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद एमबी, एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। एमबी के बाद होता है जीबी, गीगाबाइट, और टीबी टेराबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, इनकी जो सही इसने बोला सही क्रम में जमाना, टीबी, एमबी, जीबी, केबी हो ही नहीं सकता, एमबी, जीबी, टीबी, केबी हो ही नहीं सकता, टीबी, जीबी, एमबी, केबी। मतलब इसने इस तरह से सही क्रम में जमाया तो इसका आंसर सही हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में मैं आपको क्वेश्चंस लेके करा रहा हूं, ज्यादा आपको वो नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। देखो, एमएस पावर पॉइंट में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा? एस्केप कुंजी। जैसे पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड शो चल रहा है, आप कंटिन्यू स्पेस या एनी की कोई सी भी की आप दबा के उसको शो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीच में उस पावर पॉइंट की स्लाइड प्रेजेंटेशन को रोकना है तो आपको कौन सी की का यूज करना है? तो उसके लिए आपको एस्केप कुंजी का यूज करना है, न कि वहां पे F1 बैक स्पेस कुंजी, एंटर कुंजी, ये कोई काम नहीं करेगी। आपको सीधा एस्केप करना है। एस्केप होती कहाँ है? कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर की साइड ESC लिखा होता है, उसे बोलते हैं एस्केप की। तो उसका यूज आपको करना है। इधर आओ, NVSP, WW, HTTP। यहाँ पे HTTP की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है, तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है उस चीज को ध्यान रखना। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कई बार HTTPS, इसके आगे S भी आता है, तो उसका मतलब सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसका ध्यान रखना। उसके बाद में आपके पूछा है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म बताते जा रहा हूं मैं आपको, और कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करें। वर्ल्ड वाइड वेब .nvsp.in का पोर्टल का उपयोग नहीं किया जाता। कहाँ की
मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, मतदाताओं की जो होता है अपना विभाग होता है, उसके लिए काम में लिया जाता है। तो अपने बूथ एसी और बीसी को जानने में, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में, और आपको सही आंसर है मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। यहां पे भी एक बहुत सारी गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है कि लोग क्या करते हैं, नहीं को भूल जाते हैं, या इस नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं कि ये क्या है या नहीं है। तो फिर जल्दी से जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपके पास फुल टाइम है, बिल्कुल भी आपको जल्दी नहीं करनी है। आराम से देखना है, आराम से पढ़ना है, आराम से करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना समझना। हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में समझ में आए तो हिंदी में, दोनों माध्यम में आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट एक्सप्लोर है, गूगल है, प्लेस है, फायरफॉक्स है। अब आप लोग सब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेस आएगा। अब कोई लोग कहेंगे सर गूगल होता है, सब गूगल पे करके आएंगे। सर्च इंजन पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लेस है, फायरफॉक्स, इंटरनेट। तो इसका जो सही आंसर, सब लोग गूगल करके आएंगे। मैं यही बोल रहा हूं, सब लोग गूगल करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्यों गूगल यूज करते हैं। लेकिन याद रखना जो मैं बता रहा हूं, गूगल, बिंग और याहू, ये 3 सर्च इंजन है। आपकी आरएससीटी की किताब के अंदर बिल्कुल बेकायदा लिखा हुआ है। निम्न, ये क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली पूछ लिया इसने, क्वेश्चन को यहाँ पे इजी दे रखा है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आप गूगल करोगे, बिल्कुल सही भी करोगे, क्योंकि प्लेस नहीं पढ़ा अपने, इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं पढ़ा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउजर होता है, फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर होता है, प्लेस एक मेमोरी होती है, मेमोरी को कहा जाता है। लेकिन गूगल, बिंग और याहू, ये 3 नाम याद रखना, ये तीनों नाम सर्च इंजन के अंदर आते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। सर्च इंजन में बता रहा हूं आपको, गूगल, याहू, बिंग, ये 3 क्या है? सर्च इंजन है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चंस को इस तरह से घुमा के पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है, तो ब्राउजर के बारे में अगर बात करें अपन, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है। उसमें अगर गूगल देते तो गूगल एक ब्राउजर नहीं होता, गूगल एक क्या होता है? सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा आप देख लेना। निम्न में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, Alt+F4। किसी भी जो एक्टिवेट विंडो है, जो आपकी ओपन है अभी, जैसे एमएस वर्ड ओपन है, एक्सेल ओपन है, इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन है, मोजिला गूगल क्रोम ओपन है, इन विंडो को, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? Alt+F4, Alt+F4 का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणित प्रदान नहीं कर सकते हैं? तो ईमेल संदेश को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, पीडीएफ को कर सकते हैं, दस्तावेज की हार्ड कॉपी को कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। बाकी ईमेल संदेश को डिजिटल, कभी भी आपने देखा होगा ईमेल पे कोई डिजिटल हस्ताक्षर नहीं आते, तो उसके लिए ये कहा गया है। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके, पूरा क्वेश्चन नहीं देगा, कंपोज पे क्लिक करके आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। बिल्कुल, इमेज कंपोज पे क्लिक करके आप एक ईमेल संदेश लिख भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। कंपोज पे क्लिक करते हैं, आपका वो पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, 2CC, BCC सारे ओपन हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सब इसका नाम होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकते हैं। फायरवॉल, प्रत्येक कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है, जो बाहर से जो वायरस आते हैं उनको रोकने के लिए फायरवॉल का यूज लिया जाता है। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले
कैसा दिखेगा यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा आपके प्रिंट प्रीव्यू। उसको प्रिंट आउट निकालने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। देखो ये पीडीएफ है जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आपको मिल जाएगी। मेरे जो नंबर है आपको मैं सबके लगभग लगभग सभी स्टूडेंटों के पास मेरे नंबर है। नहीं भी मिले तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे मिशन राज लिखिए, मिशन राज पे आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको एक पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा जिसमें 650 क्वेश्चन है और एक दिन में आराम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। हम जो बात करेंगे आज 2 या 3 मिनट में आपसे बात करूंगा। बात का मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि उनको किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है और सीधे इजी क्वेश्चन आ जाएगा, आप टिक करना डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ नहीं करना। तो चलते हैं अपन थोड़ा देखो सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड पे लेके चलता हूं। एमएस वर्ड, एमएस का जो सबसे पहले एमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट। एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। एक माइक्रोसॉफ्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की बात करता है। एमएस वर्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट है वो किससे मिलके बनता है? वो बनता है पेज से। डॉक्यूमेंट बनता है किससे? पेज से मिलके। और एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है 11। क्या रहती है? 11। ध्यान रखना जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से। एमएस वर्ड की जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है 11 और मिनिमम 8 से 72 होती है। और अगर अपन मैनुअली करना चाहें तो मिनिमम 1 से लेकर 1638 तक उसकी साइज कर सकते हैं, मैक्सिमम किसी भी फॉन्ट की साइज। ये ध्यान रखना। इसकी जो पहचान होती है इनकी फाइलों की .docx। एमएस वर्ड में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, फाइल को सेव करना Ctrl+S, सेव एज करना F12। सेव एज करने के लिए आपको F12 का यूज करना है। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करना है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करना है। कट करने के लिए Ctrl+X का यूज करना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करना है। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करना है। इटालिक करने के लिए Ctrl+I का यूज करना है। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का यूज करना है। जस्टिफाई अलाइन करने के लिए Ctrl+J का यूज करना है। राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+R का यूज करना है। लेफ्ट अलाइन के लिए Ctrl+L का यूज करना है। फाइंड करने के लिए Ctrl+F का यूज करना है। रिप्लेस करने के लिए आपको Ctrl+H का यूज करना है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कीज Ctrl+K होगी आपकी। तो कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज है, इनको मोटे मोटे शॉर्टकट कीज को जो नॉर्मल बेसिक चीज है उनको आपको याद रखना है। एमएस वर्ड को मैं यहाँ पे क्लोज करके थोड़ा सा एक्सेल पे चलता हूँ। एक्सेल के लिए भी आपको मैं बता दूं, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं वर्कबुक। क्या बोलेंगे? वर्कबुक। वर्कबुक किससे मिलकर बनती है? सीट से। देखो यहां पे इस सीट को लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि एमएस वर्ड 2010 के अंदर सीट्स कितनी होती है? 3 होती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद जो भी आपके सिलेबस में 2019 है तो उसके अंदर सीट जो है 1, एक ही सीट होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? एक ही। इस चीज का ध्यान रखना। एमएस एक्सेल के अंदर जो खड़े होते हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है और जो आड़े हैं उन्हें रो कहा जाता है। एक एक्सेल सीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं या लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? उसका XFD। क्या होता है? XFD। संख्याओं में बात करें इसकी तो 16,384 ये संख्याओं में होते हैं। और रो की बात करें तो 10,48,573 रो होते हैं एक एक्सेल सीट के अंदर।
तो इसीलिए इसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। डेटा ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है एक्सेल का यूज करती है, इसलिए करती है। रो प्लस कॉलम से मिलकर जो ये डिब्बा बनता है, इस डिब्बे को कहा जाता है सेल। और सेल का जो एड्रेस होता है, पहले हमेशा ध्यान रखना अल्फाबेट स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। तो A1 ये एक सेल एड्रेस है, A1 एक सेल एड्रेस है, इसे बोलते हैं सेल एड्रेस। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से वैलिड सेल एड्रेस कौन सा होता है, तो A1। किसी भी सेल में एडिट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, F2। किसी भी सेल के अंदर शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे तो F2। तो ये कुछ जानकारियां हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है, पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसे प्रस्तुतिकरण कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। वो किससे मिलकर बनती है, स्लाइड से मिलकर बनती है। पावर पॉइंट में फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से स्लाइड शो करने के लिए उसकी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं F5, और वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5। तो कुछ इंटरनेट की बातें भी है, वो अपन इतनी शॉर्ट में ज़्यादा टाइम आपको मैं लूंगा नहीं। और इस चीज़ों का ध्यान रखना, जो एक स्पेशल चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है कि एग्जाम कोई सा भी हो, कोई सा भी देने जाओ, तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चंस को सही से पढ़े, फिर उसके बाद उसका आंसर दे। बहुत ईजी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। और ये PDF अगर आपको चाहिए, मैं पूरी 450 क्वेश्चन की PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। आप गूगल जाइए, गूगल पे मिशन राज के नाम से आप सर्च करिए, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको वहां से कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लेने हैं तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। अगर आप कॉन्टैक्ट करने ना, डायरेक्ट मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे आपका नाम लिख के व्हाट्सएप करना, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। आप उस PDF से आराम से आपका कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो और आराम से इसका यूज कर सकते हो। 9887994763 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, मिशन राज वाले को, तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास को पहुंचाएं। इतना काम आपको करना है। जय हिंद, जय भारत।